हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेजों ने भारत से 64 ट्रिलियन डॉलर कैसे लूटे, बुनकरों के अंगूठे कैसे काटे, किसानों को कर्ज में कैसे डुबोया, 6 करोड़ लोग कैसे अंग्रेजों ने भूख से मार दिए। आपने नादिर शाह का नाम तो सुना ही होगा, ईरान का बादशाह जिसने 1739 में मुगलों पर हमला किया और दिल्ली को लूटा। नगदी के साथ 300 हाथी और 10,000 घोड़ों में हीरे जवाहरात लाद कर ले गया। आज के हिसाब से उस लूट की कीमत लगभग 12 लाख करोड़ रुपए होगी। इतिहास के सबसे बड़े लुटेरों में शुमार नादिर शाह भी अंग्रेजों के सामने कुछ नहीं थे। ब्रिटिश भारत से जितनी वेल्थ निचोड़ कर ले गए, आज के हिसाब से उसकी कीमत है 64 ट्रिलियन डॉलर, यानी करीब 5600 लाख करोड़ रुपए। यह इतना पैसा है जिससे लंदन को 500 रुपए के नोटों से करीब 47 बार ढका जा सकता है। अंग्रेजों ने भारत को कैसे लूटा और इकोनॉमी को किन किन तरीकों से तबाह किया। मुगल बादशाहों ने देश के सभी बिजनेस सेंटर्स को आपस में जोड़ने के लिए सड़कों का जाल बिछा रखा था। निशानदेही और दूरी जानने के लिए कोस मीनार बनवाई थी। नदियों पर पुल और घाट बनवाए। मध्यकाल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला रास्ता रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था। बीजिंग से शुरू होने वाला ये रास्ता कासगढ़, समरकंद, बल्क और काबुल होते हुए सेंट्रल एशिया तक जाता था। भारत के अंदरूनी रास्ते लाहौर में इससे मिलते थे। यह मुल्तान, कंधार, बगदाद और फरात नदी पार करके अलेप्पो, सीरिया तक जाता था। वहां से समुद्र के रास्ते यूरोप जाया जा सकता था। इंडियन मर्चेंट नेवी के रिकॉर्ड से पता चलता है कि अकबर के शासनकाल में मर्चेंट नेवी के बेड़े में 40,000 जहाज थे। अंग्रेजों से पहले दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी था भारत। 17वीं सदी में भारत आए ब्रिटिश सम्राट के राजदूत थॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार का ब्यौरा लिखते हैं। सोने के आभूषण से लदा बादशाह तराजू के एक पलड़े में बैठा है, दूसरे पलड़े में रेशमी थैले भरे जा रहे हैं। दोनों पलड़े बराबर होते ही थैले हटा लिए जाते हैं और उन्हें गरीबों में बांट दिया जाता है। इसके बाद कुछ और थैले आते हैं, यही कार्यक्रम दोहराया जाता है। बताया जा रहा है कि थैलियों में सोने और चांदी के सिक्के हैं, लेकिन मुझे शक होता है कि कहीं इनमें पत्थर तो नहीं। दुनिया में इतनी दौलत भी हो सकती है, यकीन नहीं होता। अमेरिकी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जेटी सुंदरलैंड ने अपनी किताब में लिखा है, इंडिया इन वॉन्टेज, हर राइट टू फ्रीडम एंड ए प्लेस अमंग ग्रेट नेशंस में लिखा, अंग्रेज भारत की अमीरी से ही आकर्षित हुए थे। गुजरात और बिहार में रेशम बनता था, राजस्थान में तांबा और लोहा, कश्मीर में केसर, तटीय इलाकों में नमक का उत्पादन और जहाज। भारत में कई तरह के मसाले भी बनते थे। जब अंग्रेज आए उस वक्त भारत 4 सेक्टर में सुपर पावर था, कपड़ा उद्योग, कृषि उत्पाद, जहाज मैन्युफैक्चरिंग, आभूषण और अन्य धातुएं। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन के प्रोफेसर एंगस मेडिसन के मुताबिक 17वीं सदी तक मुगल राज के दौरान दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 24.4% थी। यानी अगर उत्पादन में 100 रुपए का उत्पादन होता था, उसमें सबसे ज्यादा 24.4 रुपए भारत का योगदान था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बर्बादी, कामगारों के अंगूठे काटे, करगे तोड़े, भारी टैक्स लगाया। 17वीं सदी में अंग्रेज व्यापार करने भारत आए, सेना बनाई, जंगें लड़ी और आखिरकार 1857 में भारत पर ब्रिटेन की महारानी का सीधा नियंत्रण हो गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्वेन बेकर्ड की किताब में लिखा है, एम्पायर ऑफ कॉटन ए ग्लोबल हिस्ट्री के मुताबिक ढाका का मलमल दुनिया का सबसे महंगा कपड़ा था। 1851 में इसकी कीमत 5500 से 43,200 रुपए प्रति गज थी। यह आज के 7.5 लाख से 60.40 लाख रुपए प्रति गज के बराबर है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मार्केट में भारत की हिस्सेदारी करीब 25% थी। जब अंग्रेजों के हाथ में बंगाल का कंट्रोल आया तो सबसे पहले भारतीय टेक्सटाइल का विदेशों में एक्सपोर्ट बंद करवाया। इसके बावजूद भारत में बने कपड़े सस्ते थे, इसलिए भारतीय मार्केट में ब्रिटिश कंपनियां मुकाबला नहीं कर पा रही थी। शशि थरूर की किताब एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के मुताबिक अंग्रेजों ने बुनकरों के करगे तोड़ दिए, कुछ के तो अंगूठे तक काट दिए। अगर कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री बची तो उस पर 70 से 80% टैरिफ लगा दिया, जिससे भारतीय सामान वर्ल्ड मार्केट में बहुत महंगा हो गया। इसकी तुलना में अंग्रेजी मिलों में बने कपड़े बहुत सस्ते हुआ करते थे। 1900 ईस्वी तक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी घटकर सिर्फ 2% रह गई।
भारतीय कपास से बने कपड़े महंगे दामों में बेचते ब्रिटेन की कपड़ा मिलों के लिए कपास अमेरिका से आता था। 1861 में सिविल वॉर शुरू हो गई, जिससे कपास की सप्लाई तक रुक गई। ब्रिटेन ने भारत से कपास ले जाना शुरू किया। डिमांड बढ़ने से भारत में कपास की कीमत 3 आने प्रति किलो से 12 आने प्रति किलो पहुंच गई। किसानों ने कर्ज ले लेकर बड़े पैमाने पर कपास की खेती शुरू कर दी। 1865 में अमेरिका की सिविल वॉर खत्म हो गई तो अंग्रेजों ने भारत से कपास लेना कम कर दिया। कर्ज में डूबे किसानों के पास कम कीमत में अंग्रेजों को कपास बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया में शशि थरूर लिखते हैं, भारत से ही कपास इंग्लैंड जाता और वहां की इंडस्ट्री में कपड़ा बनकर वापस भारत आता। उस समय की भारतीय आबादी के हिसाब से हर एक व्यक्ति के लिए 3 गज से ज्यादा सूती माल भारत आ रहा था। 1896 तक भारत में इस्तेमाल होने वाले कपड़ों में से सिर्फ 8% भारतीय मिलों में तैयार होते थे, बाकी सब ब्रिटेन से इंपोर्ट किए जाते थे। एग्रीकल्चर सेक्टर की बर्बादी, अंग्रेजों ने कॉमर्शियल फसलें उगाई, खाने को तरसे भारतीय। भारत में कपड़ा उद्योग बर्बाद हुआ तो कारीगर खेती करने लगे। संख्या बढ़ने से ग्रामीण इलाकों में मजदूरी कम मिलने लगी। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के मुताबिक भारत के किसान जितना उत्पादन करते उसका आधा या कई बार उससे भी ज्यादा टैक्स देना पड़ता। किसानों के पास अपने खाने के लिए भी अनाज नहीं बचता। किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया जाता जिससे अंग्रेज पैसा कमा सकें। जैसे 19वीं सदी में बिहार और बंगाल के किसानों को इंडिगो यानी नील उगाने को कहा गया, जिसकी यूरोप में खूब मांग थी। जमींदार या अंग्रेज किसानों को खेती करने के लिए जमीन और एडवांस पैसे देते। ब्रिटिश व्यापारी उनसे यह फसल खरीदते, इसके बदले उन्हें इतने कम पैसे मिलते कि कई बार वह एडवांस भी नहीं लौटा पाते और कर्ज में डूब जाते। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1896 में भारत की 16 लाख हेक्टेयर जमीन पर इंडिगो की खेती हुई। यहाँ से करीब 19,000 टन इंडिगो मिडिल ईस्ट और यूरोप एक्सपोर्ट किया गया। नील की तरह ही कपास, चावल, जूट, चाय, अफीम जैसे कॉमर्शियल फसलों की खेती पर ही अंग्रेजों ने जोर दिया। इससे भारत को अपना पेट भरने के लिए अनाज की कमी हो गई। अंग्रेजों ने 6 करोड़ भारतीय लोगों को भूखा मार डाला। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित रिसर्च पेपर के मुताबिक ब्रिटिश राज के दौरान भारत में 25 बड़े अकाल पड़े। 1770 से 1900 के बीच 2.5 करोड़ और 1900 के बाद 3.5 करोड़ लोगों की जानें गई। 1866 के ओडिशा अकाल के दौरान अंग्रेजों ने 9 करोड़ किलो चावल ब्रिटेन भेज दिया था। इस अकाल में 5 लाख लोगों की मौत हुई। 1876 से 77 में दक्षिण भारत के अकाल के साक्षी लेफ्टिनेंट कर्नल रोनाल्ड ओसबॉर्न के मुताबिक माओ ने एक वक्त के भोजन के लिए अपने बच्चों तक को बेच दिया। 1943 से 44 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बंगाल में अकाल आया, तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारतीयों का अनाज ब्रिटिश सैनिकों को भेज दिया। उन्हें कहा, वैसे भी कम खाने वाले बंगालियों की भुखमरी हष्टपुष्ट यूनानियों की तुलना में कम गंभीर है। अमेरिकी इतिहासकार विल ड्यूरेंट भारत में अकाल की वजह अंग्रेजों की प्रताड़ना, अधिक संख्या में सामान निर्यात करना और ज्यादा टैक्स को बताया। शिपिंग इंडस्ट्री की बर्बादी, संसद में कानून बनाकर भारतीय जहाजों को बेकार किया। अंग्रेजों के आने से पहले भारत की शिपिंग इंडस्ट्री बूम कर रही थी। बंगाल, मछलीपट्टनम, सूरत और मालवार बंदरगाहों पर भारतीय जहाजों की तैनाती रहती थी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जरिए ये दुनिया भर में भारतीय सामान पहुंचाते थे। तटों के पास ही कारीगर लकड़ी, लोहे और ब्रास के जहाज बनाते थे। अंग्रेजों को व्यापार पर एकाधिकार चाहिए था, इसलिए उन्होंने ट्रेड रूट्स पर सिर्फ ब्रिटिश जहाजों को चलाने की इजाजत दी। भारतीय जहाजों पर ड्यूटी लगाई जाने लगी। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के मुताबिक बंगाल में बने जहाजों की उम्र करीब 20 साल तक होती थी। इसकी तुलना में ब्रिटिश जहाजों की उम्र सिर्फ 11 या 12 साल ही होती। ब्रिटिश नावों की अक्सर भारतीय पोर्ट्स पर मरम्मत होती। भारत में बने जहाजों की कीमत कम थी और लाइफ ज्यादा। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को तो फायदा था, लेकिन ब्रिटेन में जहाज बनाने वाली कंपनियों को नुकसान होने लगा। 1814 में एक और कानून बना जिससे भारत में बने जहाजों के जरिए यूरोप और अमेरिका से व्यापार करने पर रोक लगा दी गई। अंग्रेजों की इन नीतियों से भारत में जहाज बनाने की जरूरत ही खत्म होने लगी। इसके चलते 1850 तक भारत में जहाज बनाने वाली इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप हो गई। भारत में रेलवे लाने का श्रेय भी अंग्रेजों को ही जाता है। हालांकि अंग्रेजों ने रेलवे का इस्तेमाल भी भारत को तेजी से लूटने में किया। शशि थरूर की किताब इंग्लोरियस एम्पायर व्हाट द ब्रिटिश डिड टू
इंडिया के मुताबिक भारतीय रेलवे का विकास अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा स्कैम था। ब्रिटिश सरकार ने रेलवे में पैसा लगाने वाले अंग्रेजी निवेशकों को सालाना 5% रिटर्न की गारंटी दी। यह उस समय का सबसे सुरक्षित और हाई रिटर्न देने वाला निवेश था। ब्रिटिश सरकार भारतीयों से लिए टैक्स से निवेशकों को यह पैसा दे रही थी। नतीजा यह निकला कि 1850 और 1860 के दशक में 1 मील रेलवे लाइन बिछाने की औसत कीमत करीब 18,000 पाउंड थी, जबकि अमेरिका में यह सिर्फ 2,000 पाउंड थी। रेलवे का पूरा नुकसान भारतीयों ने उठाया और इससे होने वाला फायदा अंग्रेजों की जेब में गया। भारतीय रेलवे के थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में ही यात्रा कर पाते थे, जिसकी सीटें लकड़ी की बनी होती थीं और कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। 20वीं सदी की शुरुआत तक रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर से लेकर टिकट कलेक्टर तक ज्यादातर कर्मचारी ब्रिटिश से थे। इन्हें मिलने वाली सैलरी भी यूरोपीय मानकों के हिसाब से थी। भारत को दुनिया का सबसे तीसरा गरीब देश बनाकर छोड़ा। इकोनॉमिस्ट पॉल केनेडी अपनी किताब द राइज एंड फॉल द ग्रेट पावर्स में लिखते हैं कि ग्लोबल बिजनेस में भारत का हिस्सा 25% हुआ करता था। 200 सालों के ब्रिटिश शासनकाल के बाद ये 1% से भी नीचे आ गया। लेखक और सांसद शशि थरूर लिखते हैं कि 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई, तब दुनिया की जीडीपी में ब्रिटेन सिर्फ 1.8% था, जबकि भारत की हिस्सेदारी करीब 23% थी। 200 सालों के ब्रिटिश शासनकाल के बाद दुनिया की जीडीपी में ब्रिटेन की हिस्सेदारी 10% हो गई, जबकि भारत दुनिया का तीसरा गरीब देश बन चुका था जो बेसहारा और भूखा था। सुदरलैंड के मुताबिक भारत एक मैन्युफैक्चरिंग देश से सिर्फ कच्चे माल का एक्सपोर्टर बन गया था। भारत की 35 करोड़ आबादी में से सिर्फ 25 लाख यानी 0.7% लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थे। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक अंग्रेजों ने भारत में शासन के दौरान 64.82 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 5600 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं। यह ब्रिटेन की वर्तमान जीडीपी का 17 गुना है।